नमस्कार विद्यार्थियों। कल हमने हिंदी शब्द समूह और उन पर विदेशी भाषा का प्रभाव भाग 1 के अंतर्गत जाना कि हिंदी भाषा के अंतर्गत किन किन भाषाओं के शब्द हैं या हिंदी भाषा ने किन किन भाषाओं के शब्दों को आत्मसात किया जो हम अपने दैनिक जीवन के अंतर्गत उनका प्रयोग या उपयोग करते रहते हैं। अब हम देखते हैं हिंदी भाषा पर विदेशी भाषाओं का प्रभाव। हिंदी एक विकासशील भाषा है जिसका उत्तरोत्तर विकास हुआ है। अपने विकास के आरंभिक युग में हिंदी भारतीय आर्य भाषाओं से प्रभावित रही है। इसी कारण इस पर संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश भाषाओं का स्पष्ट प्रभाव पड़ा है। मध्य युग में आकर हिंदी पर विविध बोलियों का प्रभाव पड़ा और उन विदेशी आक्रमणकारियों की भाषाओं का भी प्रभाव पड़ा जो समय समय पर हिंदी क्षेत्र में आते रहे और यहाँ आकर बस गए। वर्तमान युग में आकर हिंदी का संपर्क न केवल अपने विदेशी शासनकर्ताओं की भाषा से हुआ अपितु स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत इसका संपर्क और भी अधिक व्यापक हो गया। इस कारण हिंदी पर विभिन्न विदेशी भाषाओं का प्रभाव होना अत्यंत स्वाभाविक है। किसी भाषा पर अन्य भाषाओं का प्रभाव देखने के लिए 2 पद्धतियाँ प्रचलित हैं। नंबर 1 भाषा शास्त्रीय पद्धति और नंबर 2 विषय पद्धति। भाषा शास्त्रीय पद्धति के आधार पर किसी भाषा पर अन्य भाषाओं का प्रभाव देखने के लिए केवल यही विवेचन किया जाता है कि अमुक भाषा पर किस किस विदेशी भाषा का क्या क्या प्रभाव पड़ा है। दूसरी विषय पद्धति के आधार पर यह विवेचन किया जाता है कि उस भाषा की ध्वनि, रूप, उपसर्ग, प्रत्यय, शब्द समूह, वाक्य रचना, प्रयोग, मुहावरे और लोकोक्तियों पर क्या प्रभाव पड़ा है। भाषा विज्ञान की दृष्टि से दूसरी पद्धति ही सर्वथा उपयुक्त है क्योंकि इसके द्वारा किसी भाषा पर अन्य भाषाओं के पड़े हुए प्रभाव का गहनता के साथ बोध हो सकता है। अतः इसी पद्धति के आधार पर यहाँ भी हिंदी भाषा पर पढ़े हुए विदेशी भाषाओं के प्रभाव का निरीक्षण एवं परीक्षण किया जाएगा। नंबर 1 ध्वनि। जब कोई भाषा अन्य भाषाओं से प्रभावित होती है तब सबसे पहले उसकी ध्वनियाँ प्रभावित होती है। जैसे हिंदी पर जब विदेशी तुर्की, अरबी, फारसी, पश्तो आदि का प्रभाव पड़ा तब हिंदी में क, ख, ग, ज, फ इन सब में क के नीचे जो बिंदी लगती है उसको नुक्ता कहते हैं और वो नुक्ता लगते क बन जाता है, ख बन जाता है, ग एक भीतर से एक आवाज़ आती है। ये 5 ध्वनियाँ व्यवहार में प्रयुक्त होने लगी। इनसे बने हुए हजारों शब्दों का प्रयोग हिंदी में आज भी होता है जैसे आका, कलगी, कैंची, कुली, खान, गलीचा, चाकू, तमगा, दरोगा, कागज़, फारसी, खाना, खजांची आदि। इसी तरह जैसे ही हिंदी का संपर्क अंग्रेज़ी से हुआ वैसे अंग्रेज़ी भाषा की कई ध्वनियों का प्रभाव हिंदी भाषा पर पड़ा और हिंदी में भी उसके उच्चारण की व्यवस्था हो गई। जैसे अ, औ, ए और ऐ का प्रयोग। इनमें से अ ध्वनि अर्धविवृत पश्च ऋश्व स्वर है जिसका प्रयोग बक्स में यानी बॉक्स जब हम लिखते हैं तो ओ नहीं लिखते हैं, उसके ऊपर अर्धचंद्र बिंदु लगा देते हैं। इसी तरह आ ध्वनि अर्धविवृत पर्श व दीर्घ स्वर है जिसको लॉन, जब लॉन लिखते हैं तो हम ओ की मात्रा नहीं लिखते, अर्धचंद्र बिंदु कॉलेज आदि में बोला जाता है। अगला है रूप। हिंदी में अरबी फारसी के प्रभाव से कई रूपों का प्रचार देखा जाता है जैसे फारसी के द्विवचन के कुछ रूप वालिदैन, फरीकैन आदि, फारसी के बहुवचन के रूप साहबान, मलिकान, बल्लीमारान, काश्तकारान आदि तथा आद से बने हुए कतिपय बहुवचन के रूप कागजात, ख्यालात, जेवरात, मकानात आदि हिंदी में आए हैं। इनके अतिरिक्त अरबी फारसी के अन्य कुछ बहुवचन के रूप हुक्काम, अखबार, औकात, औलिया, अजायब, कवायद, जवाहर आदि भी हिंदी में प्रचलित है। इसी तरह अंग्रेज़ी के कितने ही रूप हिंदी में ऐसे आ गए जो अंग्रेज़ी में तो बहुवचन में प्रयुक्त होते ही हैं,
हिंदी में एक वचन की तरह प्रयुक्त होते हैं, जैसे फीस, नीलगिरी हिल्स आदि। इसी तरह अंग्रेजी के हैज़ या हैव की तरह हिंदी में भी रखते हैं रूप प्रचलित हो गए, जैसे राम चाय गाय रखता है, ये 5 कार रखते हैं आदि। ऐसे ही अंग्रेजी के थ्रो लाइट के आधार पर प्रकाश डालना रूप प्रचलित हो गया, जैसे राम ने आजकल की स्थिति पर प्रकाश डाला आदि। इसी भांति अंग्रेजी के वांट के प्रभाव से हिंदी में मांगना क्रिया का रूप प्रचलित हो गया, जैसे अब हम जाना मांगता है, हम एक टिकट होना मांगता है आदि। उपसर्ग, हिंदी में अधिकांश उपसर्ग तो संस्कृत के आधार पर प्रयुक्त होते हैं, किंतु कितने ही उपसर्ग विदेशी भाषाओं के प्रभाव से आ गए हैं। अरबी फारसी का बे उपसर्ग हिंदी में खूब प्रचलित है, जैसे बेधड़क, बेढंगा, बेईमान, बेढब, बेआबरू आदि। कभी कभी बा उपसर्ग का प्रयोग भी हिंदी में मिल जाता है, जैसे बाअदब, बावजूद, बामुलाइजा, बाइज्जत, बाअसर, बासवाब, बासुर, बाकमाल आदि। ऐसे ही फारसी का बद उपसर्ग भी हिंदी में पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है, जैसे बद इंतज़ाम, बदकार, बदकिस्मत, बदज़बान, बदचलन, बदतमीज़, बददिमाग, बदनसीब, बदनाम आदि। अंग्रेजी के कतिपय उपसर्गों ने भी हिंदी को प्रभावित किया है। इनमें से वॉइस, सब, हाफ, फुल, हेड आदि उपसर्ग बोलचाल की भाषा में काम आते हैं, जैसे वॉइस चेयरमैन, वॉइस प्रिंसिपल, वॉइस चांसलर, सब इंस्पेक्टर, सब डिप्टी, सब डिवीज़न, हाफ कोट, हाफ शर्ट, हाफ आस्तीन, फुल हाउस, फुल थान, हैंड पंडित, हैंड मौलवी, हेड मौलवी, हेड मास्टर, हेड मुंशी, हेड मुनीम इत्यादि। प्रत्यय, हिंदी भाषा की प्रत्ययों पर भी विदेशी भाषाओं का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। अरबी फारसी की कितनी ही प्रत्यय तो हिंदी में आकर ऐसी घुल मिल गई है कि वे अब हिंदी की ही जान पड़ती है, जैसे आना, इयत, खोर, गौरी, ची, जाद, दान, दानी, बाज, बाजी, बान, वान, खान, खाना आदि। इनसे बने हुए क्रमशः घराना, साहिबाना, अंग्रेजियत, बोरियत, सूदखोर, चुगलखोर, बाबूगिरी, चमचागिरी, चिलमची, अफीमची आदि। कतिपय अंग्रेजी की प्रत्ययों ने भी हिंदी को प्रभावित किया, जिनमें से डम, एशन, इज्म, इस्ट आदि का प्रयोग बोलचाल में काफ़ी प्रचलित है, जैसे गुरडम, गड़बड़ेशन, बुद्धिज्म, जैनिज्म, बुद्धिस्ट आदि। नंबर 5, शब्द समूह। हिंदी भाषा पर अन्य विदेशी भाषाओं के शब्दों का पर्याप्त प्रभाव पड़ा है, जिसके फलस्वरूप आज लगभग 125 शब्द तुर्की से, 3500 शब्द फारसी से, 2500 शब्द अरबी से, 100 शब्द पुर्तगाली से, 3000 से ऊपर शब्द अंग्रेजी से तथा फ्रांसीसी, डच, स्पेनी, रूसी, स्कैंडिनेवियन, जर्मन, इटालियन, केल्टिक, जापानी, ऑस्ट्रेलियन, अफ्रीकी आदि भाषाओं से अनेक शब्द हिंदी में आ गए हैं। वाक्य रचना, हिंदी की वाक्य रचना पर भी विदेशी भाषाओं को वाक्य रचना का प्रभाव पड़ा है। इसी कारण फारसी के प्रभाव से हिंदी में उल्टे समास की परंपरा मिल जाती है, जिसे हिंद का सितारा न कहकर सितारे हिंद बोला जाता है, रियासत का सदर न कहकर सदरे रियासत कहा जाता है, हिंदी का रुस्तम न कहकर रुस्तम हिंद पुकारा जाता है। इतना ही नहीं, प्राचीन कवियों ने भी इसी तरह उल्टे समासों का प्रयोग किया है, जैसे लीक परवान, पत्थर की लीक, मुक्ता गज, गज मुक्ता, किरण रवि, भा भिनुसार किरण रवि फूटी आदि। इसी पद्धति पर आजकल तहसीलदार खुर्जा, खुर्जा के तहसीलदार, कलेक्टर बुलंदशहर, बुलंदशहर के कलेक्टर, सूबा बिहार, बिहार का सूबा बोला जाता है। अंग्रेजी के बाय के आधार पर हिंदी में भी के द्वारा का प्रयोग होने लगा, जैसे यह पुस्तक विद्वानों के द्वारा लिखी गई है, यह लेख प्रेमचंद्र द्वारा लिखित है आदि। हिंदी में अंग्रेजी के प्रभाव से अप्रत्यक्ष कथन में वह का प्रयोग होने लगा, जबकि वहाँ मैं का प्रयोग होना चाहिए, जैसे शैलेंद्र ने कहा कि वह कल अमेरिका जाएगा, इसके स्थान पर शैलेंद्र ने कहा कि मैं कल अमेरिका जाऊँगा होना चाहिए। अंग्रेजी की तरह हिंदी में भी कई तरह की वाक्य रचना चल पड़ी, जैसे आजकल नेता लोग जो वातानुकूलित कमरों में रहते हैं, गरीबी की समस्या पर विचार करते हैं, अथवा मेरी विनय स्वीकार कर, मुझे विश्वास है
आप स्वयं पधारेंगे या उनके द्वारा भेजी गई वस्तुएं। प्रयोग। हिंदी भाषा पर विदेशी भाषाओं के अनेक प्रयोगों का भी प्रभाव पड़ा है, जिसके फलस्वरूप हिंदी में वे प्रयोग किसी न किसी रूप में चल पड़े हैं। जैसे फारसी में जल्द के आधार पर हिंदी में जल्दी से जल्दी प्रयोग चल पड़ा है। फारसी के एक के बाद दिगरे के आधार पर हिंदी में एक के बाद दूसरा प्रयोग चल पड़ा है। फारसी के सर तापा के आधार पर हिंदी में सिर से पैर तक प्रयोग होने लगा है आदि। ऐसे ही बहुत से अंग्रेजी के प्रयोग के प्रभाव से हिंदी में भी वैसे ही प्रयोग चल पड़े हैं। जैसे बैठक शुरू होने जा रही है, अ मीटिंग इज गोइंग टू बी बिगन। विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ, इट इन लर्न फ्रॉम रिलायबल सोर्सेज। गर्व का विषय, इट इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ प्राइड। मुझे उस पर गर्व है, आई एम प्राउड ऑफ हिम। जहाँ तक संभव है, एज फार एज पॉसिबल, किसी सीमा तक, टू सम एक्सटेंट, यथाशीघ्र, एज अर्ली एज पॉसिबल। मैं कहना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू से, निकट भविष्य में, इन नियर फ्यूचर, यत्र तत्र सर्वत्र, हियर एंड देयर एंड एवरीवेयर, जैसा कि अन्यत्र कहा जा चुका, एज सेड एल्सवेयर, रेखांकित, अंडरलाइन इत्यादि। नंबर 8, मुहावरे। हिंदी भाषा को विदेशी भाषाओं के मुहावरे ने भी अत्यधिक प्रभावित किया है, जिसके फलस्वरूप हिंदी में अनेक विदेशी मुहावरे अनुदित होकर प्रचलित हो गए हैं। जैसे तुर्की भाषा के पांचों उंगली घी में होना, डंडे खाना, मुंह से लार टपकना, आंख लड़ाना, बालों का खिचड़ी होना आदि। पश्तो भाषा के टस से मस न होना, तहस नहस करना, दिलासा देना आदि। फारसी के दांतों तले उंगली दबाना, उंगली उठाना, अक्ल गुम होना, कमर कसना, राह में आंखें बिछाना, मुंह में पानी आना इत्यादि। अंग्रेजी भाषा के कलेजा मुंह को आना, आंखों में धूल झोंकना, दो राय न होना, रिकॉर्ड तोड़ना, खून का प्यासा होना, कीचड़ उछालना इत्यादि। ये सारे जो हिंदी में मुहावरे वो विदेशी भाषाओं के प्रयोग से आए हैं। नंबर 9, लोकोक्ति। हिंदी भाषा पर विदेशी भाषाओं की लोकोक्ति का भी प्रभाव पर्याप्त मात्रा में पड़ा है, जिसके फलस्वरूप कितनी ही लोकोक्तियाँ अनुदित होकर हिंदी में प्रचलित हो गई है। जैसे तुर्की भाषा की पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, मुंह से निकली बात और कमान से छूटा तीर, नाम बड़े दर्शन छोटे आदि। पश्तो भाषा की घोड़े की लात घोड़ा ही सहता है, घोड़े के नान लग रहे थे, मेंढकों ने भी टांग उठा दी, आसमान पर थूका मुंह पर आता है, 100 सुनार की एक लुहार की, ताली दोनों हाथों से बजती है, दूध का जला मट्ठा भी फूंक फूंक कर पीता है आदि। फारसी की हिम्मत मर्दा मदद खुदा, माल मुफ्त दिल बेरहम, नीम हकीम खतरे जान, तंदुरुस्ती हजार न्यामत, देर आयत दुरुस्त आयत, तेते पाँव पसारिए जेती लांबी सोर, बद अच्छा बदनाम बुरा, एक अनार 100 बीमार, मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, नादान दोस्त से दाना दुश्मन, अच्छा खोदा पहाड़ निकली चुहिया, दूर के ढोल सुहावने होते हैं आदि। अंग्रेजी की आवश्यकता आविष्कार की जननी है, रोम एक दिन में नहीं बना, प्रेम और युद्ध में सब कुछ उचित है, बेकरारी से बेगार भली, योग्यता कभी सिफारिश नहीं चाहती, खाली दिमाग शैतान का घर, दीवारों के भी कान होते आदि। कितनी ही लोकोक्तियाँ एवं कहावतें हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने लगी है। तो विद्यार्थियों, हमने देखा कि कैसे विदेशी भाषाओं का प्रभाव हमारी हिंदी भाषा पर पड़ा और रूप, ध्वनि, लोकोक्ति का कहावत, वाक्य, इन सभी स्तरों पर हमने उन विदेशी प्रभाव को ग्रहण किया और उसका खूब हम प्रचलन करते हैं। अगर हमें इन सब चीज़ों का ध्यान न हो तो हमें पता भी न चले कि ये हिंदी के हैं या किसी अन्य भाषाओं के। धन्यवाद विद्यार्थियों। धन्यवाद।